हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ अपने प्यार को दर्शाने के लिए थैंक यू। मुझे पता है आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और वीडियो पे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए और हमें मोटिवेट करिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हमें क्या और करना चाहिए, वीडियो में क्या कमी है। मुझे पता है वॉइस की इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं जल्दी ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, जिससे आप लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो ना हो। तो सबसे पहले मैंने तो 11 जो एंटिटी के मेन क्लासेस हैं वो डाल दिए हैं नर्सरी टीचर के लिए। तो प्लीज़ उसे देख के अपने कन्फ्यूजन दूर कीजिए। इसमें आपके बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि उस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकें और क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता चले कि एसएसबी किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज हम 2019 का पेपर कर रहे हैं। जो लास्ट टाइम 1920 में इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर आया था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका लास्ट पार्ट आज सॉल्व करेंगे। आज ही पेपर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे 2019 में नून का पेपर था उसको करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा और सारे क्वेश्चंस का पता चल सके। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों का अवधारणा हस्तांतरण निपलिंग। ठीक है, तो ये जो 5 काम है, ये 5 वर्क्स जो हैं वो क्या किसके ऊपर है? संरक्षक के ऊपर। ये आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में से पेपर है। साथ के साथ में क्वेश्चन के साथ मैं आपको सब्जेक्ट भी बता रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ों को आप सर्च करके नेट पे अपना बनाने की कोशिश करें, नोट्स अपने भी, जिससे क्योंकि मैं बताना चाहूँ कोई सी भी ऐसी प्रिपरेशन नहीं है जो सिर्फ आप किसी टीचर या किसी भी मेंटोर उसमें कर सकते हैं। आप सिर्फ बस अपना सेल्फ स्टडी जो है सबसे बेस्ट है आपका, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को करना इतना आसान नहीं है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाउन सिंड्रोम। ये सामान्य बौद्धिक और विकास संबंधी लक्षण क्या है? तो इसका है लघु ध्यान अवधि, खराब निर्णय, आवेगपूर्ण व्यवहार, धीमी गति से सीखना, विलंबित भाषा और भाषण विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उल्लेखित विकल्पों में से कौन सा समावेश और एकीकरण के बीच अंतर का सबसे अच्छा वातावरण है? तो इसका आंसर है जबकि दोनों दृष्टिकोण विकलांग छात्र के मुख्य धारा की कक्षा में लाने का लक्ष्य रखते हैं। एकीकरण प्रणाली छात्रों को पूर्व मौजूदा संचार के अनुकूल होने की उम्मीद करती है। एकीकरण एक तरीके की प्रणाली है मेरे फ्रेंड्स, जबकि समावेश सुनिश्चित करता है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली प्रत्येक छात्र के अनुकूल होगी। ठीक है, अभी समावेश है। समावेश में क्या है? समावेश भी एक वो है आपके पास, क्या कह सकते हैं इसको, एक समावेश एक पूरा समावेश के बारे में एक पूरा टॉपिक है, उसको भी हम पढ़वाए हैं कि समावेश क्या है। लेकिन धीरे धीरे टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। जो मेन टॉपिक है वो मैं करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप जो एंटिटी के जो क्लासेज वाली वीडियो है उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि उन्हें भी जब तक नहीं देखिएगा आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्या क्या है। और अगर आप ये सब भरोसे बैठे हैं कि आप कहीं कोचिंग ले लेंगे, आपको कोई बुक मिल जाएगी, तो इस चीज़ के लिए आपको मैं ये बता दूँ कि 40-20% तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 100% मैं ये नहीं कहती कि 100% मेरे चैनल से आपको मिल जाएगा। 100 नहीं तो 80% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा मेरा साथ बनाए रखेंगे तो 80% का कुछ पेपर तो आना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वो बाकी ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, मैं पूरी गारंटी तो नहीं लूँगी। लेकिन अगर कोचिंग या किसी बुक के सहारे आप बैठ जाते हैं तो उसमें से सेकंड पेपर में से 20% से 40% के अराउंड ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको अगर 40% अगर आप पढ़ेंगे ही तो आप उस पेपर कितना करके आएंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। समावेश क्या है? समावेश है इस विश्वास के साथ विशेष शिक्षा और नियमित शिक्षा का वास्तविक विलय कि सभी बच्चे अलग अलग हैं और अलग सीखेंगे और उन्हें समान पाठ्यक्रम तक पूरी पहुंच होनी चाहिए।
एक मिनट, हम बहुत आगे पहुंच गए, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, तो चलिए हम देख लेते हैं कहाँ पहुंच गए इसमें। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन आपको देखते हैं फ्रेंड्स से कहाँ पहुंच गए, हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। हाँ ये रहा, यहाँ थे हम। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते, हम फिफ्थ क्वेश्चन पे कर रहे थे। चयनात्मक गूंगापन क्या है? गूंगापन है, ये बच्चों की एबिलिटीज़ हैं, जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जैसे गूंगापन है, ब्लाइंडनेस है। तो इन चीज़ों के ऊपर लास्ट टाइम एक लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, उसमें एक ब्लाइंडनेस का इंग्लिश मीनिंग पूछा था कि डेफ क्या होता है। कोई बच्चा अगर सुन नहीं सकता तो उसको क्या कहेंगे? सुन नहीं सकता तो डेफ कहेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको कनेक्ट करके हिंदी में, इंग्लिश में भी दिए जा सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से और ध्यान से पढ़िए, और मैं वीडियोज़ में इनको पूरी तैयारी करूँगी। वीडियो पूरी देखें, मेरी यही आपसे हमेशा गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखने की कोशिश करें। तो गूंगापन क्या है? चयनात्मक गूंगापन एक जटिल बाल्यावस्था का चिंता विकार है, जो सामाजिक सेटिंग्स जैसे विद्यालय में बच्चों की बोलने और प्रभावी ढंग से संवाद करने की अक्षमता को दूर करता है। कई प्रकार की अक्षमताएं हैं, इस अक्षमताओं को भी हम करवाएंगे। इन अक्षमताओं को अभी हम एक सब चैप्टर जो मैं करा रही हूँ, वो आपका ओनली ECC से जो रिलेटेड है, जो मेन अभी 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हुए हैं। 3 चैप्टर के बाद मैं इनकी कोशिश करूँगी जो थ्योरीज करवाऊँगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट में आप हिमांशी मैम का कोर्स देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपको कंप्लीट नहीं करेगा, वहाँ से आपको सिर्फ 20% में ही मिलेगा। मैं इस चीज़ का लेती हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट का भी। उसके अलावा भी जो उसके डीपली पॉइंट हैं, जो छोटे पॉइंट्स हैं, जो हमारे पेपर में आता, जो हमारे लेवल में है, उसे हम कवर करेंगे। इस समावेश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकलांग छात्र से एक निश्चित शिक्षा संरचना में समायोजित होने की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आपका है जीन पियाजे को जॉन पियाजे भी कहते हैं और इसे जीन पियाजे भी कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं। FGD एक महत्वपूर्ण तत्व है डैश सरलीकरण का। IEP का पूर्ण प्रपत्र क्या है? तो इसका है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान क्या होता है? बच्चों को जो एक प्लान, एजुकेशन का प्लान बनाता है, अलग बच्चों के लिए अलग प्लान। जैसे क्लास में अगर 30 बच्चे हैं आपको, तो 30 में ज़रूरी नहीं है एक जैसी क्षमताएं हैं, अलग अलग क्षमताएं होती है, सब में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो उन क्षमताओं को देखते हुए बच्चों के लिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग से बुक होंगी, अलग से उस तरीके से तो टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, और ऐसा नहीं है कि एक टीचर एक ही बच्चे को पढ़ाएगा। उनके लिए अपने तरफ से प्लान करना है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है तो उसको किस तरीके से आगे लाया जाए एवरेज बच्चों के साथ। या तो कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है क्लास में, तो उसको किस तरीके से पुशअप किया जाए कि उन्हें जो बोलने की और उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से इंडिविजुअल प्लान होते हैं, वो होता है। निम्नलिखित में से कौन से FGD प्रक्रिया की एक विस्तृत रूपरेखा है? मुख्य उद्देश्य की पहचान करना, मुख्य प्रश्न विकसित करना, एजेंडा विकास करना, सत्र की रिकॉर्डिंग करना, उपयुक्त चर्चा भागीदारी की पहचान करना और उन्हें आमंत्रित करना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा BESD व्यवहार भावनात्मक सामाजिक कठिनाइयाँ का एक प्रकार नहीं है? तो यह है टूरिस्ट। नेक्स्ट है, आसक्ति कठिनाइयाँ और विकारों, स्वलीनता, डाउन सिंड्रोम, जुदाई की चिंता, पनपने के गैर जैविक विफलता, परिवेश की समस्याएं, अस्वीकार, चिंताजनक, अधिक सुरक्षात्मक परिवेश किस आयु के वर्ग को प्रभावित करता है? तो ये है 0 से 2 वर्ष के बच्चों को। 0 से 2 वर्ष के बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा दिक्कत करती हैं, जैसे कि जुदाई की चिंता। अगर आप 2 मिनट के भी 0 से 2 वर्ष के बच्चों के माँ को मदर से ज़्यादा लगाव होता है, तो अगर उनके माँ को 2 मिनट के लिए इधर से उधर दो चली जाएँ तो वो अपनी माँ को थोड़ा ढूंढना शुरू कर देते हैं। और भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई खिलौना उनकी नज़र से हो जाए, ढूंढना वो अलग बात है, बाद में वो भूल जाते हैं उसे। थर्ड क्वेश्चन है, ECE सेटिंग के रिकॉर्ड्स के रख रखाव के अनुसार प्रकृति उद्यतन
की आवधिकता और महत्व एक रिकॉर्ड को डैश के प्रलेखित प्रमाण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका लेन देन आएगा। प्रतिभागी अवलोकन डाटा समग्र विधि क्या है? यह गुणात्मक अनुसंधान में लोगों, प्रक्रियाओं और संस्कृतियों के बारे में डाटा एकत्र करने का एक साधन है। फाइन 2003 ये एक तरीके का संस्था वो कोई एक्ट है शायद, जिसका वर्णन करने के लिए बस एनोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये इसका आंसर है पाठ जो सेटिंग समझ प्रदान करता है, जो सैद्धांतिक निहितार्थ का वर्णन करता है। कई जगह बीच बीच में रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। जल्दी ही मैं इन चीज़ों को भी सीख करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फिर से चला गया ऊपर ही है, इसको तो सही से देखना पड़ेगा। कहाँ पहुँच गए हम? चलिए बच्चों देखते हैं कहाँ पहुँच गए। अपनी जगह पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर कितने पे थे? 13 पे थे शायद। प्रतिभागी डाटा हो गया था, ये फाइन कर रहे थे, फाइन का हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हैं विकल्पों के निम्नलिखित चयन से गतिविधि क्षेत्र बॉक्स में उपयोगी की जाने वाली सामग्री उपकरण चुनें। रेस्तरां, टेबल और कुर्सियां, मेन्यू, पेपर बैग, खेलने पैसे, खाली यादें, कनेक्टर, एप्रेन। BESD की विशेषता क्या है और लक्षण क्या है? इनका है विघटनकारी, असामाजिक और आक्रामक व्यवहार, कमजोर सहकर्मी और पारिवारिक रिश्ते, अति सक्रियता, ध्यान और एकाग्रता की समस्या, वापसी का अलगाव, अपरिपक्वता, सामाजिक कौशल। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स जो है हमारे इंग्लिश में ही हैं, उनका प्लीज़ पूरा ध्यान दें। और मैं भी कोशिश करूँगी जो वर्ड्स हैं मेन उन्हें इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे BSE है, तो BESD के बारे में तो इसमें हिंदी नहीं दिया है, यहाँ डायरेक्ट इसमें इंग्लिश ही पूछी है, शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु यह नहीं दिखाता कि बच्चे को सांवेदिक और शारीरिक नियंत्रण में समन्वय कठिनाई होती है? तो अच्छा मोटर स्किल, अगर बच्चे का अच्छा मोटर स्किल होता है तो उसमें संवेदी और शारीरिक नियंत्रण का समन्वय कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, विकल्पों के निम्नलिखित चयन से गतिविधि क्षेत्र गृह क्षेत्र के उपयोगी की जाने वाली सामग्री उपकरण चुने। तो इसका है पूर्ण लंबाई का न टूटने वाला आईना। नेक्स्ट है केंद्र के आंतरिक डिजाइन करते समय अंदर के स्थान में होना चाहिए। गतिविधि क्षेत्र कक्षा प्रदर्शन, बैठने की व्यवस्था, कक्षा अनुकूलन। ठीक है, तो ये आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ ही आपका जो है 2019 का पेपर का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मैं फर्स्ट पार्ट भी करवाऊंगी, लेकिन फर्स्ट पार्ट अभी नहीं स्टार्ट करवाऊंगी। पहले मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत चैनल है, यहाँ क्लासेज भी ले सकते हैं। लेकिन सेकेंड क्लास के लिए आपको कोचिंग क्लास भी लेंगे तो आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। तो मैं पहले से पहले कोशिश कर रही हूँ, बीच बीच में मैं कोशिश करूँगी कुछ जो मेन क्वेश्चन आते हैं उनके शॉर्ट वीडियोज़ डाल दूँ सेकेंड क्लास के। तो ठीक है माय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, जाके मैं मोटिवेट होकर और अच्छा कराने की कोशिश कर सकूं। मुझे पता है इस टाइम वॉइस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि अपनी आवाज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करूं। मैं न्यू चैनल स्टार्ट किया है, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि चैनल चलाना है। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। जो भी कैंडिडेट DSSB या नर्सरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, PRT का क्वेश्चन भी इनमें से आ सकता है, तो PRT वाले भी देख सकते हैं, या तो नॉर्मली जो बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ अपने और कंटेंट जो भी कॉन्टैक्ट हैं आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो इस बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें शेयर करिए वीडियो, जिससे वीडियो को थोड़ा सा आप लोगों का प्यार मिले। ओके, धन्यवाद।
तो इस सेशन को समाप्त करते हुए मैं 2018 का पेपर अब स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट पेपर सेशन से। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।